नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे बीच में कि मैम आप क्या करते हो, कहाँ पे वर्किंग हो, तो मैं उसका जवाब दे दूं कि पहले भी मैंने बताया था पर शायद नए जुड़े बच्चे हैं तो नहीं पता होगा। मैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज दिल्ली गवर्नमेंट में एज अ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत हूँ। और अगर एग्ज़ाम्स क्लियरिंग की बात करें तो जो मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हैं, जो मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं वो एम्स दिल्ली 2014, एमएससी नर्सिंग आरएके 2014। तो मैंने एम्स दिल्ली ना ज्वाइन करके मैंने एमएससी के लिए प्रोग्रेस किया आरएके से। और 2017 एम्स अगेन एम्स दिल्ली, और 2017 डीएसएसबी पीएचएनओ, और 2018 जीटीबी नर्सिंग ट्यूटर। और एम्स ने उस टाइम पे 2016 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया था, तो उसमें मैंने लेडी हार्डिंग 5th रैंक से क्वालिफाई किया था। और यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेरा क्लियर है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं मैं क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये मैं उन बच्चों के लिए जवाब दिया मैंने जिनको नहीं पता है। तो यस, जानना ज़रूरी है कि आप पढ़ किससे रहे हैं, आपको भी पता होना चाहिए। तो ये मेरी क्वालिफ़िकेशन एमएससी नर्सिंग हूँ मैं, और मैंने जो जो एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, कहाँ पे मैं वर्किंग हूँ, मैं सब बता दिया है आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अभी थोड़ा उत्साह बढ़ाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट हाउ टू मिक्स रेगुलर इंसुलिन एंड एनपीएच इंसुलिन इन द सेम सिरिंज। विच एक्शन इफ परफॉर्म्ड बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स द नीड फॉर फर्दर टीचिंग। क्वेश्चन पढ़िए कि क्या करना है। दो इंसुलिन लेनी है पेशेंट को, रेगुलर इंसुलिन और एनपीएच। रेगुलर इंसुलिन कैसी इंसुलिन होती है? शॉर्ट एक्टिंग होती है। और एनपीएच कैसी है? इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, ठीक है। विच एक्शन इफ परफॉर्म्ड बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स द नीड फॉर फर्दर टीचिंग। नीड फॉर फर्दर टीचिंग की मतलब इनमें से पेशेंट क्या गलत कर रहा है कि उसको फर्दर टीचिंग की जरूरत है। ऑप्शन ए, withdraws the NPH insulin first. Option B, withdraws the regular insulin first. C, inject air into NPH insulin vial first and then inject an equal amount of air to the desired dose of insulin into each vial. यहाँ पे पेशेंट की क्या गलती है जो कि हमें नीड फॉर फर्दर टीचिंग देनी है। क्या होना चाहिए? जनरली क्या करते हैं कि हम क्या रेगुलर इंसुलिन को पहले विड्रॉ करते हैं, क्योंकि रेगुलर इंसुलिन आपने देखी होगी कैसी होती है। जो एनपीएच होती है स्लाइटली क्लाउडी इन कलर होती है, और जो रेगुलर इंसुलिन होती है वो क्लियर होती है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर फ्लूइड होता है। तो ये इसीलिए हम पहले लेते हैं रेगुलर इंसुलिन को, ताकि जो है क्लाउडीनेस वाले पार्टिकल्स, एनपीएच के पार्टिकल अगर रेगुलर इंसुलिन के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो जो उसको ख़राब करने की क्षमता रखते हैं। तो इसीलिए रेगुलर इंसुलिन पहले ले लेते हैं और एनपीएच बाद में। रेगुलर इंसुलिन किसी और इंसुलिन के साथ अगर थोड़ी बहुत मिक्स भी हो गई तो वो उसको ख़राब नहीं करेगी। तो इसीलिए यही कारण है कि रेगुलर इंसुलिन को पहले रखते हैं, क्योंकि उसमें कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट रहेगी जो इंडिकेट कर रही है कि फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि एनपीएच उसने पहले ले ली है और रेगुलर उसने बाद में ली है। पहले क्या लेना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि सही प्रैक्टिस क्या है। तो सही प्रैक्टिस है सेकंड वाली कि रेगुलर इंसुलिन पहले लेनी है। और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है नीड फॉर फर्दर टीचिंग। नीड फॉर फर्दर टीचिंग का मतलब है कुछ गलत कर रहा है, ठीक है। तो गलत क्या कर रहा है कि उसने विड्रॉ कर लिया है एनपीएच को पहले और उसके बाद जो है रेगुलर को। एयर इंजेक्ट करना इज नॉट अ गलत थिंग, उससे कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो गलत एक्शन है वो एनपीएच को विड्रॉ करना गलत एक्शन है पहले। तो ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता सही क्या है, तो सही बी होता कि विड्रॉ करना है रेगुलर इंसुलिन को फर्स्ट। कारण मैंने बता दिया है कि रेगुलर इंसुलिन में कोई और मिक्स हो गई है तो वो खराब हो सकती है, बल्कि रेगुलर इंसुलिन किसी में भी अगर थोड़ी बहुत मिक्स हो गई तो वो खराब नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर अ क्लाइंट न्यूली डायग्नोज्ड विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस who has been prescribed metformin. Which statement
इंडिकेट्स द नीड फॉर फर्दर टीचिंग। मेटफॉर्मिन दिया है, मेटफॉर्मिन क्या कैसे एक्ट करता है, पहले मेटफॉर्मिन का एक्शन देख लेते हैं। ये इंसुलिन के लेवल पे कोई असर नहीं डालता, इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता नहीं है, घटाता नहीं है। ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल पे एक्ट करता है। कैसे, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ये क्या है, ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। न्यू ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के जो फॉर्मेशन है जो लिवर से हो रही है, और उसको क्या करता है, उसको स्टॉप करता है, ताकि जो ग्लूकोज ऑलरेडी है उस पर जो इंसुलिन मेडिकेशन दी जा रही है वो एक्ट कर सके, नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन के उस ग्लूकोज को और ना बढ़ाएं। तो ये इस फैक्टर पे एक्ट करता है, ये इंसुलिन को नहीं बढ़ाता है, तो सेफ ड्रग माना जाता है। ठीक है, सेफ ड्रग माना जाता है शुरुआत में स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड्स दूसरी जो ड्रग्स होते हैं उनके मुकाबले इतना नहीं करता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है नीड फॉर फर्दर टीचिंग, मतलब क्या पेशेंट गलत बोल रहा है कि उसको बताना है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होता है। ठीक है, ऑप्शन ए, इट इज ओके इफ आई स्किप मील नाउ एंड देन बी, आई नीड टू कॉन्स्टेंटली वॉच फॉर साइन ऑफ लो ब्लड शुगर, C, I need to let my healthcare provider if I get unusually tired, then D, I will be sure to not drink alcohol excessively when on this medication। अल्कोहल किसी भी मेडिकेशन के साथ बहुत कोई अमृत नहीं है कि मेडिकेशन के इफेक्ट को बढ़ा देगी, तो अल्कोहल तो किसी भी मेडिकेशन के साथ नहीं लेना है। तो ये तो वो बात ठीक बोल रहा है कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, तो ये स्टेटमेंट इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गलत स्टेटमेंट को चुनना हमें। सी होगा, आई नीड टू लेट माई हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ आई गेट अनयूजुअली टायर्ड। ये बात भी ठीक बोल रहा है, क्योंकि मेटफॉर्मिन के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो मैलेज, वीकनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो अनयूजुअल अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये इन्फॉर्म करना है, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। देन आई नीड टू कॉन्स्टेंटली वॉच फॉर साइन ऑफ लो ब्लड शुगर, ये गलत बोल रहा है वो, क्योंकि मैंने बताया ये इंसुलिन के लेवल को नहीं बढ़ाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है, इसलिए चांसेस होते हैं कि ये जो है हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड्स कम करता है। तो इसीलिए हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड्स जिसको सिर्फ मेटफॉर्मिन चल रही है उनको जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिकेशन है जो अपनी मील्स को स्किप कर देते हैं नाउ एंड देन, मतलब कुछ ऐसे वर्क में है कि उनकी मील एक आधी छूट जाती है। अगर ये इंसुलिन वाले पेशेंट की मील छूट गई तो वो क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन बहुत हाई है, तो जो रहा सहा ग्लूकोज बचा है उसको भी कम कर देगा। यहाँ पे वो इंसुलिन के फैक्टर को बढ़ा ही नहीं रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज वाले फैक्टर पे एक्ट कर रहा है, ग्लूकागॉन के एक्शन को जो है वो कम कर रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो मील स्किप कर देता है नाउ एंड देन, उसके लिए ऑप्ट मेडिकेशन मानी जाती है कि दे सकते हैं ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आई नीड टू कॉन्स्टेंटली वॉच फॉर साइन ऑफ लो ब्लड शुगर जर्नली इसमें रिजल्ट नहीं करती है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द नर्स टीचेस द क्लाइंट हु इज न्यूली डायग्नोज्ड विद डायबिटीज इंसिपिडस अबाउट द प्रिस्क्राइब्ड इंट्रानेजल डेस्मोप्रेसिन, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ये सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई का क्वेश्चन मैं इसलिए लेती हूँ कि अगर इसमें से कोई एक ऑप्शन आ गया तो आपको जब सारे ऑप्शंस का पता है कि क्या हमें टिक करना है, तो कोई भी ऑप्शन आए आप इजीली जो उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और उसका रैशनल ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो डेस्मोप्रेसिन क्या होता है, पहली बात तो डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, इसमें जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसकी कमी रहती है बाय बर्थ। ठीक है, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो क्या करता है, हमारी जो यूरिन है उसको क्या करता है, कंसंट्रेट करता है। तो जब उसकी कमी हो जाएगी तो शरीर से सारा पानी एज इट इज़ निकल जाता है, यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए, मतलब उस वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए प्रेजेंट ही नहीं होता है कुछ, जिससे कि इन पेशेंट्स में पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया ये प्रेजेंट होते हैं, और डिहाइड्रेशन भी हो सकती है कि सारा पानी तो क्या है वो यूरिन के जरिए निकल ही रहा है। तो इसीलिए इन पेशेंट्स को क्या बोलते हैं, हाई वाटर इनटेक की सलाह दी जाती है। इतनी बात क्लियर कि डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में जो है एडीएच की कमी हो जाती है, जनरली वैसोप्रेसिन की कमी हो जाती है,
और यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल वैसोप्रेसिन को बोलते हैं डेस्मोप्रेसिन, जो कि नेजल रूट से दिया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो बताएगी कि अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग इंडिकेट करेगी, ठीक है। ऑप्शन ए, दिस मेडिकेशन विल टर्न माई यूरिन ऑरेंज। बी, I should decrease my oral fluid when I start on this medication. C, the amount of urine I make should increase if this medication is working. Then D, I need to follow a low fat diet to avoid pancreatitis when taking this medication. And E, I should report headache, drowsiness to my healthcare provider since these symptoms could be related to my desmopressin. अब क्या होता है यहाँ पे कि जनरली ये मेडिकेशन यूरिन पे कोई असर नहीं डालती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आई शुड डिक्रीज माई ओरल फ्लूइड इनटेक व्हेन आई स्टार्ट द मेडिकेशन, ये होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ यूरिन आई मेक शुड इंक्रीज इफ द मेडिकेशन इज वर्किंग। अमाउंट ऑफ यूरिन तो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि मेडिकेशन वर्क कर रही है। डिक्रीज ही होना चाहिए ना, क्योंकि अभी तो क्या हो रहा था, डाईयूरेसिस हो रहा था। डाईयूरेसिस का मतलब है यूरिन ही यूरिन निकले जा रहा था, जो भी पानी पी रहे थे वो कहीं पे कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था। अब एंटी डाईयूरेसिस दे रहे हैं, डेस्मोप्रेसिन दे रहे हैं, वो क्या करेगा, उसको कंसंट्रेट करेगा, उसको कम करेगा, तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगी। आई नीड टू फॉलो अ लो फैट डाइट, फैट डाइट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। आई शुड रिपोर्ट हेडेक एंड ड्राउजीनेस, ये होगा। अब मैं बताती हूँ क्यों होगा। आई शुड डिक्रीज माई ओरल फ्लूइड इनटेक। ओरल फ्लूइड इनटेक क्यों डिक्रीज करना है, क्योंकि ये पेशेंट्स क्या है, बहुत ज़्यादा पानी पीने की इनको सलाह दी जाती है, बहुत ज़्यादा पानी पीते भी हैं क्योंकि पॉलीडिप्सिया होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं और ऊपर से जो पानी पहले तो पी रहे थे और निकल रहा था, लेकिन अब एडीएच देने से क्या होगा, रिटेन होगा। तो जब पी भी रहे हैं और रिटेन भी हो रहा है तो बॉडी में क्या हो जाएगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, जिससे प्रिवेंट करने के लिए क्या बोलते हैं कि ओरल फ्लूइड इनटेक को रिड्यूस करना है, ठीक है। दूसरा है कि रिपोर्ट करना है हेडेक एंड ड्राउजीनेस, ये किसके साइन है, वाटर इंटॉक्सिकेशन के साइन है। तो ये अगर पेशेंट को हो रहे हैं तो इसका मतलब वाटर इंटॉक्सिकेशन हो रहा है और वो रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये डेस्मोप्रेसिन लेने से वाटर रिटेन हो रहा है बॉडी में, और ऑलरेडी बहुत वाटर लेने से ये वाटर इंटॉक्सिकेशन के साइन आ सकते हैं, तो ये रिपोर्ट करने होते हैं। तो ये दोनों जो है करेक्ट आंसर होंगे। Next, a client is diagnosed with viral hepatitis, complaining of no appetite and losing my taste for food. What instruction should the nurse give the client to provide adequate nutrition? एडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है, वायरल हेपेटाइटिस है, पेशेंट कह रहा है कि मुझे भूख नहीं लगती है, कोई टेस्ट नहीं आता है, तो क्या इंस्ट्रक्शन देनी है। सिलेक्ट फूड हाई इन फैट, हाई फैट फूड नहीं देने हैं, क्योंकि लीवर जो है उस फैट को जो है मेटाबोलाइज करने की क्षमता नहीं रखता है इस टाइम पे। ईट अ गुड सपर व्हेन एनोरेक्सिया इज नॉट एज सीवियर, ये नहीं बोलते, उसको बोलते स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने के लिए बोलते हैं, ठीक है। ईट लेस ऑफन, प्रेफरेबली ओनली 3 लार्ज मील्स डेली। लार्ज मील्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि पूरा दिन खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, ठीक है, ताकि जो है बॉडी में पचे भी, अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो। और इनमें ज़्यादा जो है फ्लूइड इनटेक के लिए बोलते हैं, और जूसेस वगैरह जो इजीली एब्जॉर्बेबल हो जाए वो खाना खाने के लिए बोलते हैं। तो लिक्विड डाइट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सो बी करेक्ट आंसर होगा। Next, the nurse has taught the client about an upcoming endoscopic retrograde cholangiopancreatography. क्या क्या हो रहा है इसमें, इसमें जनरली ERCP इस प्रोसीजर को बोलते हैं। ERCP में हम क्या करते हैं, जो हमारी बाइल डक्ट्स हैं, ठीक है, बाइल डक्ट हैं एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, उनका विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है। बाइल डक्ट में हमारी सिस्टिक डक्ट हो गई, जो कि गॉल ब्लैडर से निकलती है, या फिर लीवर से निकलने वाली क्या है, हिपैटिक डक्ट हो गई। इनके विजुअलाइजेशन को क्या कहते हैं, ERCP कहते हैं। ERCP में मुंह से जो है स्कोप डाल के जनरली जो है इसोफेगस के थ्रू ये स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज किया जाता है। और यहाँ पे पेशेंट को पहले से ही क्या है, मिडाजोलैम सिडेशन देके किया जाता है, ठीक है, क्योंकि स्कोप अंदर जा रहा है तो पेशेंट को जो है इरिटेशन ना हो, पेशेंट को पेन ना हो, इसलिए मिडाजोलम और पेन किलर वगैरह देके इसको प्रोसीजर को किया जाता है, ठीक है। ये होगा प्रोसीजर के बारे में। अब पढ़ते हैं ऑप्शंस
कि नर्स डिटरमाइन करे नीड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कि क्या क्लाइंट गलत बोल रहा है। ऑप्शन ए, आई नो आई मस्ट साइन द कंसेंट फॉर्म, ये तो ठीक बोल रहा है क्योंकि इन्वेजिव प्रोसीजर है, कंसेंट तो साइन करना ही पड़ेगा। आई होप द थ्रोट स्प्रे कीप मी फ्रॉम गैगिंग, ये जनरली जो है सिडेट करने के लिए कई बार दे देते हैं स्प्रे, ठीक है, कि पेशेंट क्या ना करे, गैग रिफ्लेक्स ना आए और स्कोप को बाहर की तरफ ना फेंके, तो ये भी ठीक है। आई एम ग्लैड आई डोंट हैव टू लाई स्टिल फॉर द प्रोसीजर, ये गलत बोल रहा है, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रोसीजर लगभग 1 घंटे का होता है, तो 1 घंटे के लिए पेशेंट को सिडेट करते हैं जनरली, और पेशेंट को स्टिल लाई करना होता है, पेशेंट इधर उधर घूम फिर नहीं सकता है। आई एम ग्लैड सम इंट्रावेनस मेडिकेशन विल बी गिवन टू रिलैक्स मी, ये तो ठीक है क्योंकि देते हैं रिलैक्स करने के लिए, मिडाजोलाम जनरली दिया जाता है, और अगर बहुत सीवियर पेन कंप्लेंट करा तो मॉर्फिन सल्फेट वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट 24 आवर्स फॉलोइंग कोलिसिस्टेक्टमी हुई है, ठीक है। कोलिसिस्टेक्टमी क्या है? जो रिमूवल है गॉल ब्लैडर का, वो कोलिसिस्टेक्टमी हुई है। Then removal of gallbladder. The nurse notes the T tube has drained 750 ml जो है green brown drainage है since the surgery. 24 घंटे हो गए हैं, 750 ml ड्रेनेज है। What nursing intervention is the most appropriate? जो कोलिसिस्टेक्टमी में जो ड्रेनेज होती है, वो शुरू में जो थोड़ा ड्रेन होता है वो ब्लडी इन कलर होता है, रेड इन कलर होता है थोड़ा शुरू के कुछ पोस्ट ऑपरेटिव घंटों में। उसके बाद इसका कलर जो है ग्रीन ब्राउन होता है, नॉर्मल कलर, क्योंकि एस्पिरेंट आ रहा है, ठीक है। और 24 घंटे की बात करें तो 500 से जो है 900 ml के अराउंड इसकी जो लिमिट होती है, कि इतना ये नॉर्मल रेंज में है। तो अब क्वेश्चन में देखिए आप कि ग्रीन ब्राउन कलर है, ग्रीन ब्राउन होता है, ये 750 ml है, रेंज में फॉल कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मल फाइंडिंग है। तो ऑप्शन ए, क्लैम्प द टी ट्यूब, नहीं, क्लैम्प नहीं करते हैं कभी, इरीगेट भी नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिक ऑर्डर है। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, ये रहेगा, नोटिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिस इज़ द नॉर्मल फाइंडिंग, ठीक है। तो नॉर्मल पता होगा तभी हम एबनॉर्मल को जान पाएंगे। तो नॉर्मल मैंने बता दिया और क्वेश्चन भी नॉर्मल सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। तो जो है सी राइट आंसर होगा। द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट विद पेप्टिक अल्सर, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड इंडिकेट द परफोरेशन ऑफ अल्सर। पेप्टिक अल्सर है, स्टमक अल्सर है, तो इसमें से कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट कर रही है कि परफोरेट हो गया है? जब परफोरेट होता है अल्सर, तो जो पेन है वो एपिगैस्ट्रिक पेन जो है, सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन होके नीचे एब्डोमेन की तरफ पेन जाता है, सीवियर पेन, और जो है बोर्ड लाइक एब्डोमेन, जैसे तख्ता हो जाता है, इस तरीके से बहुत सख्त एब्डोमेन हो जाता है, जो कि मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि पेप्टिक अल्सर जो है वो रप्चर कर गया है। सो डी करेक्ट आंसर होगा, रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन इज द करेक्ट आंसर। सो डी इज द राइट आंसर। ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, यहाँ पे जो है टैकीकार्डिया होगा। नंबनेस ये इसका सिम्टम नहीं है। नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, लेकिन जो सबसे मेन सिम्टम यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन दिखाई दे रहा है, जो मैंने बताया कैसे एपिगैस्ट्रिक रीजन से सीवियर पेन शुरू होकर नीचे एब्डोमेन की तरफ जाता है, और एब्डोमेन जो है एब्डोमिनल मसल की इन्वॉल्वमेंट होने के कारण जो है पूरा बोर्ड लाइक एब्डोमेन जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट फॉलोइंग गैस्ट्रोजिज्नोस्टमी, जिसको बिलरोथ 2 प्रोसीजर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, देखिए अगर ये स्टमक है तो स्टमक जनरली हमारा कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट की तरफ जाता है, नीचे जाके डिओडिनम, और फिर उसके बाद जिजिनम इलियम बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे बिलरोथ 2 में जो है एंट्रम, ये एंट्रम वाला पार्ट जो है वो स्टमक का कट कर दिया जाता है, अल्सर हो गए, ट्यूमर हो गया किसी की भी वजह से, और ये वाला जो पार्ट है ना वो सीधा जो है जुजनम से जोड़ दिया जाता है, गैस्ट्रोजिज्नोस्टमी जिसको बोलते हैं, कि ये वाला पार्ट सीधा जिजनम से जोड़ दिया है। बिलरोथ 1 होता है जब एंट्रम वाला पार्ट जिजनम से ना जोड़ के डिओडिनम से जोड़ते हैं, ठीक है। बिलरोथ 1 में डिओडिनम से जोड़ते हैं, और बिलरोथ 2 में जो है गैस्ट्रिक पार्ट जिजनम से जोड़ा जाता है, जिसको हम गैस्ट्रोजिज्नोस्टमी बोलते हैं। ओस्टमी क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। गैस्ट्रो स्टमक हो गया, और जिजनम स्टमक और जिजनम का जोड़ना जो है गैस्ट्रोजिज्नोस्टमी कहलाता है। कौन सी पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स क्वेश्चन एंड वेरीफाई? इसमें से कौन सा जो है वो क्वेश्चन करेगी, वेरीफाई करेगी? ऑप्शन ए, लेग एक्सरसाइज,
ये तो करवाते रहना है ताकि जो है वीनस स्टेसिस ना हो, ठीक है। अर्ली एम्बुलेशन भी इन सर्जरीज में स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो है बोन डेंसिटी कम ना हो इस तरीके से। देन इरिगेटिंग द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये रहेगा। जनरली जो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इरिगेट करने का इस केस में नहीं होता है। अगर ये हुआ है तो नर्स जो है क्वेश्चन करके ही करेगी, क्योंकि पता है उसको कि ये फाइंडिंग इसमें नहीं करते हैं, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को नहीं छेड़ते हैं इस कंडीशन में जब हम गैस्ट्रोजिज्नोस्टमी हो रखी होती है। तो अगर ये फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है तो पूछना है कि कोई स्पेशल इंडिकेशन है क्या जिसके लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि ये इस प्रोसीजर में जनरली नहीं होता है। सो सी, इरिगेटिंग द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आंसर रहेगा। कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो किसी भी सर्जरी के बाद सलाह दी जाती है करने के लिए, रेस्पिरेटरी मस्कुलेचर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो सी राइट आंसर रहेगा इरिगेशन, क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद हाइटिल हर्निया chronically experience heartburn following the meal. The nurse should plan to teach the client to avoid which action because it is contraindicated in hiatal hernia. हाइटल हर्निया होता क्या है? अगर ये डायफ्राम की बात है तो इसको एक पॉइंट पे इसोफेगस जो है वो क्रॉस करती है और नीचे जाके जो है स्टमक वाला पार्ट फॉर्म करती है। दिस इज नॉर्मल, ठीक है, कि ये जो ओपनिंग है यहाँ से इसोफेगस नीचे की तरफ जा रहा है और वो स्टमक में एंड कर रहा है, ठीक है। अब हाइटल हर्निया में क्या होता है कि इस ओपनिंग से स्टमक का कुछ पार्ट भी ऊपर की तरफ आ जाता है और इसोफेगस तो जो है वो है ही है। तो जो स्टमक का ये वाला पार्ट है ये पूरा ऊपर की तरफ जो है डायफ्राम से ऊपर की तरफ खिसक जाता है। सीवियर हार्ट बर्न, पेन, ठीक है, रिगर्जिटेशन, ये वाली शिकायत इन पेशेंट्स को रहती है। जनरली क्या होता है कि अगर खाना खा लिया तो इसोफेगस का स्फिंक्टर बंद हो जाता है, जो कि क्या नहीं होने देता, रिगर्जिटेशन नहीं होने देता। अब यहाँ पे स्टमक ही पूरा ऊपर की तरफ सरक गया है तो रिगर्जिटेशन वाली कंडीशन होती है और इन पेशेंट में सीवियर जो है हार्ट बर्न की कंप्लेंट, रिगर्जिटेशन, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारी कंप्लेंट जो है हाइटल हर्निया में होती है। तो क्या हाइटल हर्निया आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कौन सा एक्शन अवॉइड करना है? ऑप्शन ए, लाइंग रिकम्बेंट फॉलोइंग मील्स, रिकम्बेंट मतलब सुपाइन, सीधा लेट जाना खाना खाते ही। बी, कंज्यूमिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट ब्लैंड मील्स। देन सी, टेकिंग H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड डी, रेजिंग द हेड ऑफ द बेड। सलाह दी जाती है कि हाइटल हर्निया है तो 2 से 3 घंटे जो है खाना खाने के तक लेटना नहीं है। लेटना क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा रिगर्जिटेट होगा, स्टमक पूरा ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा और जो है वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं। तो खाने को पचने तक का समय देना है ताकि जो है ऊपर रिगर्जिटेशन ना हो। समझ गए ना आप बात, कि अगर पच जाएगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा बजाय कि ऊपर की तरफ जाएगा। अगर नहीं पचा है और लेट गए तो पूरा ऊपर की तरफ आएगा। तो ये सलाह दी जाती है कि सुपाइन नहीं लेटना है मील के बाद, लगभग 2-3 घंटे घूमना है, बैठना है, मतलब लेटना नहीं है ताकि खाना पच जाए और वो उल्टा रिगर्जिटेट ना हो। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेने के लिए बोलते हैं, बहुत हैवी डाइट नहीं लेने के लिए बोलते हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है, इसको नहीं चुनेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पूछा गया था। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट चलता है इन पेशेंट का, ठीक है। हेड ऑफ द बेड रेज करना है, फ्लैट नहीं लेटना है ताकि वो ऊपर की तरफ ना चढ़े स्टमक, ठीक है। तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर फॉर अ क्लाइंट विद recent transverse colostomy, which observation requires immediate notification of the healthcare provider. इसमें से कौन कोलोस्टमी हुई है पेशेंट की, तो कौन सी चीज़ जो है इमीडिएट नोटिफाई करनी है? ऑप्शन ए, स्टोमा इज बीफी रेड एंड शाइनी, ये ठीक फाइंडिंग है तो ये नहीं नोटिफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ठीक है। स्टोमा जो है जनरली रेड टू पिंकिश इन कलर ही होना चाहिए, जो कि वायबल स्टोमा इंडिकेट करता है। पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ द स्टोमा, यस, ये इंडिकेट करेंगे क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, इस्चीमिया दिखा रहा है। इस्चीमिया का मतलब है कि अगर इस्चीमिया हो गया तो हो सकता है स्टोमा नॉन फंक्शनल भी हो जाए और रीसर्जरी रिकंस्ट्रक्ट करना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए इसको मॉनिटर करके जल्दी से जो है फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। पर्पल डिस्कलरेशन, स्किन एक्सकोरिएशन को भी इन्फॉर्म करना है, लेकिन ये इमीडिएट पूछा गया है, इमीडिएट वाला एक्शन नहीं है। सेमी फॉर्म्ड स्टूल नोटेड, ये सेमी फॉर्म्ड ही स्टूल जो है वो नॉर्मल फाइंडिंग है, क्योंकि ट्रांसवर्स कोलोस्टमी में स्टूल, ट्रांसवर्स कोलोन में स्टूल जो है वो थोड़ा सेमी सॉलिड इन कंसिस्टेंसी होने लग जाता है, तो ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है। तो जो है बी राइट आंसर रहेगा, जो कि इस्चीमिया शो कर रहा है, फिजिशियन को नोटिफाई करना है। नेक्स्ट, द क्लाइंट हैज़ जस्ट हैड सर्जरी टू क्रिएट एन इलियोस्टमी,
The nurse assess the client in immediate post-operative period for which most frequent complication of this surgery. इलियोस्टमी हुई है, ठीक है। क्या होता है, अब नॉर्मल फिजियोलॉजी समझिए। अगर ये स्टमक है तो ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा वाला पार्ट है, ये ऊपर डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जो है कॉलॉन में जाती है, सीकम कॉलॉन में। ये है हमारा असेंडिंग कॉलॉन, ये है ट्रांसवर्स, और ये जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये है डिसेंडिंग कॉलॉन। अब जब स्टूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ तक स्टूल का पानी जब एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इलियम तो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो जब इलियोस्टमी हो रही होती है तो पेशेंट का पूरा खाया पिया एज इट इज स्टूल जो है वो पानी की फॉर्म में निकलता रहता है, क्योंकि सॉलिडिफाई होने के लिए उसको कहाँ जाना था, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से पहले ही वो एब्डोमेन से बाहर आ गया है, ठीक है, क्योंकि इलियोस्टमी हो गई है। तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी, ऑप्शन ए फोलेट डेफिशिएंसी, बी माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, सी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड डी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जो फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन होती है, मैंने बताया ना कि पूरा का पूरा लिक्विड होता है, तो सारा फ्लूइड जब बाहर निकल जाता है उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है कोलोस्टमी में, इलियोस्टमी में बहुत ही कॉमन फाइंडिंग होती है, और कंटिन्यूसली फ्लूइड जो है रिप्लेस करना होता है, प्लस साइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए पेशेंट को मॉनिटर करना होता है। सो डी राइट आंसर रहेगा। Next, the nurse is reviewing the record of the client with diagnosis of cirrhosis and notes that there is documentation of presence of asterixis. How should the nurse assess for this presence? Asterixis जो होता है वो शो करता है कि हिपैटिक एंसेफेलोपैथी है, हिपैटिक फेलियर है, ठीक है, हिपैटिक फेलियर और हिपैटिक एंसेफेलोपैथी। इस केस में एस्टेरिक्सिस होता है। एस्टेरिक्सिस हिपैटिक एस्टेरिक्सिस में जब पेशेंट को हम बोलते हैं हाथ सीधा करो, और उसको जब हम डोर्सीफ्लेक्स करने के लिए बोलते हैं, ऊपर की तरफ डोर्सीफ्लेक्स, डोर्सम की तरफ फ्लेक्स करने के लिए बोलते हैं, तो पेशेंट का हाथ नीचे ऊपर जो है फ्लैप करता है, ठीक है, वो एक जगह नहीं रुकता है। सीधा करने के लिए बोलेंगे, एक्सटेंड करने के लिए, फिर जो है पाम को डोर्सीफ्लेक्स करने के लिए बोलेंगे, तो वो डोर्सीफ्लेक्स ना रह के नीचे ऊपर इस तरीके से फ्लैप करता है, जिसको बोलते हैं एस्टेरिक्सिस। और ये हिपैटिक फेलियर और हिपैटिक एंसेफेलोपैथी में देखने को मिलता है। तो इसकी प्रेजेंस देखनी है। ऑप्शन ए डोर्सीफ्लेक्स द क्लाइंट्स फुट का रोल नहीं होता है, एब्डोमिनल गर्थ का रोल नहीं होता है, आस्क द क्लाइंट टू एक्सटेंड द आर्म एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू लीन फॉरवर्ड। इंस्ट्रक्ट करने के लिए भी नहीं बोलते हैं, मैंने बताया ना, एक्सटेंड करवाते हैं हाथ और उसके बाद डोर्सीफ्लेक्स कराते हैं, तो इस तरीके से फ्लैपिंग ऑफ द हैंड्स होती है, जिसको हम एस्टेरिक्सिस बोलते हैं। सो सी राइट आंसर रहेगा, आस्क द क्लाइंट टू एक्सटेंड द आर्म्स। Then next, the nurse is monitoring a client for early sign and symptoms of dumping syndrome. Which finding indicate this occurrence? डंपिंग सिंड्रोम किस में होता है, वही बिलरोथ वाले प्रोसीजर में होता है। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब है कि जनरली तो क्या है, खाने को घूमते फिरते कहाँ जाना था, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम में जाना था और उसको पूरा एब्जॉर्ब होते हुए जाना था। लेकिन जब ये वाला पार्ट हटा दिया गया है तो एकदम से खाना जो स्टमक में आया, जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है, ग्लूकोज रिच डाइट होती है, वो एकदम से स्टमक में और धड़ाम से इंटेस्टाइन में गिरती है, जिसको हम बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। मतलब बीच वाला पार्ट तो चला गया है, तो जो एब्जॉर्ब भी होने का टाइम नहीं मिल रहा है उसको, और वो एकदम से पेट में जाते ही नीचे इंटेस्टाइन में धड़ाम से गिरती है। तो जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको स्वेटिंग, पैलर, सिंकोपल अटैक्स, चक्कर आना, ब्रेडिकार्डिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन पेशेंट्स को देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन होगा, स्वेटिंग एंड पैलर रहेगा, सॉरी नॉट ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया होगा, क्योंकि कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है बॉडी, ठीक है। तो स्वेटिंग और पैलर, सिंकोपल अटैक्स, घबराहट होना, पाल्पिटेशंस होना, ये सारे सिम्टम्स जो है डंपिंग सिंड्रोम के होते हैं। तो ये यहाँ पे ये रहेगा ऑप्शन। डबल विजन, चेस्ट पेन ये नहीं होता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग नहीं होती है, मैंने बता दिए जो जो सिम्टम्स होते हैं। तो स्वेटिंग एंड पैलर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद Crohn's disease is scheduled to receive an infusion of infliximab
infliximab, what intervention by the nurse will determine the effectiveness of treatment? Crohn's disease क्या होती है कि जो intestinal lining है उसकी जो हमारी म्यूकोजल लाइनिंग है वो पूरी स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि पेशेंट को जो मोटिलिटी है वो बढ़ जाती है और डायरिया वगैरह, लूज स्टूल, ब्लड इन स्टूल, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है जहाँ पे हमारी बाउल की जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक मोटिलिटी बहुत बढ़ जाती है और डायरिया यूजुअल डायरिया रहता है और एब्रेशन होने से ब्लड भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो कौन सी उसको जो है ये इन्फ्लिक्सिमैब दे रहे हैं, ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है जो कि म्यूकोजल रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो कौन सी चीज़ डिटरमाइन करेगी कि जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इफेक्टिव है? ऑप्शन ए, मॉनिटरिंग द ल्यूकोसाइट काउंट आफ्टर 2 days ऑफ इन्फ्यूजन, B, checking the frequency and consistency of bowel movements, C, checking serum liver enzyme level before and after the infusion, and carry out a HEMA test on gastric fluid। अगर हमें जल्दी देखना है कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सिंपली क्या होगा कि जो सिम्टम्स हो रहे थे वो रिलीव हुए या नहीं हुए। अब मैंने बताया सिम्टम्स कैसे हो रहे थे कि बाउल मूवमेंट्स बहुत तेज थी, कंटिन्यूसली डायरिया था पेशेंट को, तो यहाँ पे चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट्स। अगर ये डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव है। सो बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट हैज़ एन नीडेड प्रिस्क्रिप्शन फॉर लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड। लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड दिया है, विच कंडीशन शुड द नर्स एडमिनिस्टर? लोपेरामाइड जो है एक एंटी डायरियल ड्रग है और एपिसोड्स ऑफ डायरिया को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। Next, a older client recently has been taking cimetidine. The nurse monitors for which frequent central nervous system side effect of this medication. cimetidine जो है वो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और ये क्या है कि जो ओल्डर क्लाइंट्स होते हैं जनरली उनमें कन्फ्यूजन वगैरह वाली कंडीशन कॉज करता है। ट्रेमर, डिजीनेस, हेलुसिनेशन इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस मेडिकेशन। जो सिमेंटेडीन अगर रेगुलर ले रहे हैं, ओल्ड एज हैं, तो उनमें जो है CNS की इन्वॉल्व से कन्फ्यूजन वाले सिम्टम्स आ सकते हैं। सो सी करेक्ट आंसर होगा। Next, the emergency department nurse is assessing a client who has a sustained blunt injury to the chest. Blunt injury हुई है chest में, कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करेगी? न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या है? एयर इन लंग्स। ठीक है, लंग्स में जो है जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं उनमें जो है एयर एंटर हो गई है। इंजरी कैसी है? ब्लंट इन नेचर है। ठीक है, तो क्या चीज़ इंडिकेट करेगी? ऑप्शन ए, लो रेस्पिरेटरी रेट, बी, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, सी, प्रेजेंस ऑफ बैरल चेस्ट, एंड डी, सकिंग साउंड एट द साइट ऑफ इंजरी। अब जो है ब्लंट इंजरी मैंने बोला है, न्यूमोथोरेक्स की प्रेजेंस जो है वो किससे शो होगी? जो डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड से। अगर ब्रेथ साउंड डिमिनिश हो गई हैं इसका मतलब जो है एयर एंटर कर गई है लंग्स में। बैरल चेस्ट जनरली COPD वाले पेशेंट्स में होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सकिंग साउंड जो है वो जब पेनिट्रेशन वुंड होता है उसमें ये साउंड होती है, जब मोटा छेद बन गया होता है जिससे कि सकिंग साउंड सुनाई देती है, तो ये भी नहीं होती है। रेस्पिरेटरी रेट लो नहीं होगी, हाई होगी इन कंपनसेटरी एफर्ट के तौर पे, तो ये भी नहीं होगा। ब्रेथ साउंड डिमिनिश होना शो करेगा कि न्यूमोथोरेक्स हो गया है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। Next, a nurse is assessing the respiratory status of the client who has suffered a fractured rib. The nurse should expect to note which finding. अब जो है अगर ये रिब की बात करें, ये अगर स्टर्नम है, ये रिब है और इनके बिहाइंड जो है लंग्स हैं, तो अगर कोई फ्रैक्चर रिब हो गया है तो लंग क्या होंगे? इंस्पिरेशन पे लंग्स क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर एक्सपेंड होगा और इसको छुएगा, इसको टच करेगा जो फ्रैक्चर्ड रिब है, तो क्या होगा? पेन होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है? पेन, स्पेशली विद इंस्पिरेशन। पेन फील होगा इंस्पिरेशन पे। इंस्पिरेशन पे पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि रिब क्या कर रहे हैं? जनरली सराउंड कर रहे हैं हमारे लंग्स को, और जब एक्सपेंड करेगा लंग इंस्पायर करने के लिए, तो क्या है, वो जो फ्रैक्चर्ड वाला पार्ट है उसको जाके टच करेगा, और टच करने पे पता ही है आपको फ्रैक्चर में कितना दर्द होता है, तो सेम दर्द जो है वो होगा पेन, स्पेशली ऑन इंस्पिरेशन। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन फ्लेल चेस्ट में प्रेजेंट होती है,
वो आगे क्वेश्चन आएगा, मैं बताती हूँ कैसा होता है, ठीक है। स्लो डीप रेस्पिरेशन, रैपिड डीप रेस्पिरेशन ये नहीं प्रेजेंट होती हैं, पेन प्रेजेंट होता है स्पेशली ऑन इंस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन अदरवाइज नॉर्मल रहती है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। Next, the nurse is suctioning a client via an ET tube. During the suctioning procedure, the nurse notes on the monitor that heart rate is decreasing. सक्शन कर रही है, हार्ट रेट जो है वो फॉल कर रही है, कौन सा इंटरवेंशन रहेगा? कंटिन्यू टू सक्शन, सक्शन कंटिन्यू करा तो पेशेंट ऊपर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे रोक देना है, कंटिन्यू नहीं करना है। बी, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, नोटिफाई करने तक का टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी इमीडिएट साइन आ गए हैं कि हार्ट रेट ड्रॉप कर रही है, तो यहाँ पे स्टॉप करना होगा प्रोसीजर और रीऑक्सीजनेट करना होगा पेशेंट को। सी, उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता तब नोटिफाई कर देना है, पर सबसे पहले इंटरवेंशन पेशेंट की जान बचाना है। और जान कैसे बचेगी कि प्रोसीजर को रोक दो, रीऑक्सीजनेट कर दो पेशेंट को, ठीक है। एंश्योर दैट सक्शन इज लिमिटेड टू 15 सेकेंड, ये ठीक बात है कि एंश्योर करना है कि 10 से 15 सेकंड तक होना है, पर अगर वो 2 ही सेकंड में आ गए तो जरूरी नहीं है हमें 10 तक पूरा ही करना है, उसको रोकना है प्रोसीजर को वहीं पे, तो सी राइट आंसर रहेगा। Next, a client with a chest injury has suffered flail chest. The nurse assesses the client for which of the following distinctive sign of flail chest. Flail chest का मतलब होता है कि अगर मैं ये रिब्स की बात करूँ, ठीक है, तो ये अगर ये रिब्स के कई एंड टूट गए हैं, सिमिलरली इधर की तरफ भी रिब्स टूट गए हैं, तो ये जो एंड है ये ऐसे ऐसे झूलते रहते हैं, ठीक है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है, ये पूरा टूट गया है, तो रिब्स जो हैं जनरली इस तरीके के जो स्ट्रक्चर थे अब जो फ्रीली मूव हो गए हैं, ऐसे 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 से घूम रहे हैं, वो उसको बोलते हैं फ्लेल चेस्ट। तो फ्लेल चेस्ट में क्या होता है, इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होनी चाहिए, हमारी छाती फूलती है, ठीक है, लंग्स एक्सपेंड करते हैं, इंस्पायर करते हैं। फ्लेल चेस्ट में होगा कि जैसे ये जो रिब्स हैं ये सराउंड कर रहे हैं, ये तो रिब्स ठीक ठाक हैं, लेकिन यहाँ के रिब्स वो हैं टूटे हुए हैं, फ्लेल चेस्ट है, तो ये वाला पार्ट तो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और ये वाला पार्ट अंदर की तरफ धसेगा, ठीक है। पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट होंगी, मतलब उल्टी होंगी, कि जहाँ इंस्पिरेशन पे पूरी चेस्ट को एक्सपेंड करना चाहिए था, जहाँ पे नॉर्मल रिब्स है वो पोर्शन तो कर गया है एक्सपेंड, फूल गया है, लेकिन जहाँ पे जो है वो फ्लेल वाले टुकड़े थे ऐसे ऐसे झूल रहे थे, वो उसके नीचे के जो लंग्स हैं वो बाहर ना फूलने की बजाय अंदर की तरफ धस गए हैं। सिमिलरली ऑन एक्सपिरेशन, जब एक्सपिरेशन में पूरी चेस्ट अंदर की तरफ जाती है तो ये जो टुकड़े वाला पार्ट है जहाँ पे ये फ्लेल चेस्ट है, मूविंग रिब्स हैं, ये बाहर की तरफ जाते हैं, जिसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट एंड मोस्ट डिस्टिंक्टिव साइन ऑफ फ्लेल चेस्ट, ठीक है। फ्लेल चेस्ट हो, पैराडॉक्सिकल हो, आंख बंद करके टिक कर देना, ये जो इसमें प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सी इज द राइट आंसर। मैंने बता दी पैराडॉक्सिकल मूवमेंट का क्या मतलब है, जहाँ पूरी चेस्ट को बाहर जाना चाहिए था, पूरी ना जाके जो टुकड़ों वाला पार्ट है जहाँ पे वो रिब्स टूटे हुए हैं वो पोर्शन अंदर जा रहा है, बाकी चेस्ट बाहर जा रही है, एंड वाइस वर्सा इन एक्सपिरेशन। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी जनरली क्यों की जाती है, या तो कोई टुकड़ा वगैरह लेना है एज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, या फिर एज अ थेराप्यूटिक की कोई चीज़ फंस गई है उसको निकालने के लिए ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, और बायोप्सी करनी है, ठीक है। विच फाइंडिंग इफ नोटेड इन द क्लाइंट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली, इमीडिएटली की बात है, एकदम से क्या रिपोर्ट करना है। ऑप्शन ए ड्राई कफ, ड्राई कफ हो सकती है, ठीक है, तो ये इमीडिएट वाली बात नहीं है। हिमेचूरिया, हिमेचूरिया इसमें नहीं होता है, ठीक है। ब्रोंकोस्पाज्म, ये इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, सी करेक्ट आंसर होगा। अगर ब्रोंकस जो है स्पाज्म कर रहा है तो हो सकता है कि वो चौक कर जाए इतना सीवियर कि पेशेंट जो है डेथ में रिजल्ट कर जाए, तो अगर ब्रोंकोस्पाज्म है तो इमीडिएटली जो है वो बताना है, और जो है मसल रिलैक्सेंट्स वगैरह उस केस में स्ट्रॉन्गली मसल रिलैक्सेंट्स एडमिनिस्टर करने होंगे। ब्लड स्ट्रिक्ट स्पूटम ये आ सकता है, इमीडिएट बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ब्रोंकोस्पाज्म इज द प्रायोरिटी एंड इमीडिएट रिपोर्टिंग इज टू बी नीडेड, ठीक है। Next, the nurse is preparing to suction a client by tracheostomy tube. The nurse should plan to limit the suctioning time to maximum of which time period? मैक्सिमम की बात है तो 10, ठीक है, 10 सेकेंड तक ही मैक्सिमम सक्शनिंग करते हैं, और उसके बाद जो है रोक के और रीऑक्सीजनेट करके पेशेंट को दोबारा से अगर ज़रूरत है तो दोबारा से किया जाता है, लेकिन एक टाइम में 10 सेकेंड से ज़्यादा सक्शनिंग नहीं करते हैं, सो बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव अ बाथ टू इमोबिलाइज क्लाइंट में टीबी है पेशेंट को, तो कौन से आइटम्स नर्स वेयर करेगी? परफॉर्मिंग द केयर, बेड बाथ दे रही है, ठीक है, तो क्या करना है? सर्जिकल मास्क एंड ग्लव्स, particulate respirator gown and gloves, particulate respirator and protective eyewear, surgical mask, gown and protective eyewear। यहाँ पे जो है पार्टिकुलर रेस्पिरेटर जो है वो वेयर करेगी, गाउन एंड ग्लव्स एज अ जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है क्योंकि पेशेंट के बहुत नज़दीक जा रही है, ठीक है। सर्जिकल मास्क वॉन्ट सोल्व द पर्पस, तो पार्टिकुलेट रेस्पिरेटर, गाउन जो है वो वेयर करना होगा क्योंकि जो है वाटर स्पिलेज से ड्रेस खराब हो सकती है, ग्लव्स वेयर करने होंगे क्योंकि पेशेंट को क्या है कोई स्किन कंडीशन या कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो ग्लव्स एज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो वेयर करने हैं, सो बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अ नर्स कंक्लूड्स दैट द क्लाइंट इज यूजिंग डिस्प्लेसमेंट, विच बिहेवियर हैज द नर्स आइडेंटिफाइड? डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एंगर है, स्ट्रेस है, वो अगर मुझे है, ठीक है, तो मैं उसके जिससे मेरे को मिला है मैं उस पे ना निकाल के मैं किसी अपने से कमज़ोर पे निकाल दूंगी, ठीक है। अब अगर यही एक नॉर्मल एग्जांपल की बात करें कि ऑफिस में है, ऑफिस में बॉस हैं, ठीक है, और अगर कुछ बॉस ने सुना दिया है बहुत ज़्यादा तो वो एक गुस्सा है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, वो बॉस पे नहीं निकलेगी, वो घर जाके किस पे निकलेगी? बीवी बच्चों पे निकलेगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जो खुद फील कर रहा है, जो उसके साथ खुद हुआ है, वो किसी मतलब प्राइमरी सोर्स पे ना निकाल के किसी दूसरे पे एज इट इज़ निकालना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या है? इग्नोरिंग अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द रियलिटी, ये नहीं है ये, ठीक है। ये क्या होता है? इग्नोरेंस होता है जनरली। देन रेजिस्टिंग एनी डिमांड मेड बाय अदर्स, ये भी नहीं है। यूजिंग इमेजिनेटिव एक्टिविटी, ये भी नहीं है। डायरेक्टिंग पेंट अप इमोशंस, ये मैंने बता दिया आपको कि डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल भी बता दिया कि हम अगर किसी पे नहीं निकाल पाते किसी भी कारणवश तो अपने से जो थोड़ा सा लोअर है जिस पे हम वेंट आउट कर सकते हैं तो सेम इमोशंस हम उस पर वेंट आउट करते हैं, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। सो डी इज द राइट आंसर। Next, the parent of a toddler who was recently diagnosed with moderate retardation, जो बच्चा है उसको MR है, मॉडरेट रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन कैसी बीमारी होती है? इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। जो हो गया वो हो गया, दोबारा से मेंटल रिटार्डेशन वाला बच्चा नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी में, ब्रेन में नहीं आ सकता, ब्रेन फंक्शनिंग में। डिस्कस देयर चाइल्ड्स फ्यूचर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, एक बच्चा है जिसको मॉडरेट रिटार्डेशन हुआ है लेकिन उसके पेरेंट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं कि फ्यूचर में जाके वो कैसे कैसे इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग कर सकता है, ठीक है। व्हाट शुड द नर्स कंक्लूड? जो मॉडरेट रिटार्डेशन वाला बच्चा है वो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग वाला IQ उसका नहीं होता है, ऑलवेज ही और शी नीड्स असिस्टेंस, ठीक है। तो कौन सी चीज़ ये कंक्लूड करेगी? ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म शो हो रहा है? डिनाइल हो रहा है ना। अगर वो मान जाते कि हाँ मेंटल रिटार्डेशन है और तो वो इस तरीके से क्वेश्चन करते कि हमें कैसे केयर करनी है इसकी, यहाँ पे तो वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैसे कर सकता है, ठीक है। तो वो डिनाइल है कि वो मानने को ही तैयार नहीं है कि वो क्या सीवियरिटी है उस चीज़ की, मेंटल रिटार्डेशन की। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, दे एक्सेप्ट द चाइल्ड डायग्नोसिस, यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। डिनाइल इज बीइंग यूज्ड एज अ डिफेंस, ये राइट आंसर है। डिनाइल उसने यूज़ किया है। दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर देयर चाइल्ड लिमिटेशन, अगर चाइल्ड लिमिटेशन एक्सप्लोर करते तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस होता, ठीक है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन हेल्प देम टू पुट द डायग्नोसिस इन पर्सपेक्टिव, इंटेलेक्चुअलाइजेशन ये नहीं है। इंटेलेक्चुलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए लॉजिकल रीजन का देना, ठीक है, वो होता है इंटेलेक्चुलाइजेशन। यहाँ पे कोई लॉजिकल रीजन वो नहीं दे रहे हैं, उल्टा वो उस चीज़ को ना मानने के लिए क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल कैसे फंक्शनिंग कर सकता है इंडिपेंडेंट। तो यहाँ ये डिनाइल है, बी राइट आंसर। ऐसी स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म थोड़े थोड़े एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वो उस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं, अगर मानते तो वो उस तरीके का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बारे में क्वेश्चन किया, इसका मतलब वो मान ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए डिनाइल जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटस इज एबल टू डिस्कस इन डिटेल द डायबिटिक मेटाबॉलिक प्रोसेस while eating a piece of chocolate cake,
व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म डज द नर्स आइडेंटिफाई व्हेन इवेल्युएटिंग दिस बिहेवियर। एक डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, वो जब चॉकलेट का पूरा चॉकलेट केक खाना चाहता है तो वो क्या कर रहा है कि पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो डायबिटिक की बता रहा है कि चॉकलेट खा लूँगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अभी मैंने बताया था कि जब कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, कब जब कोई रैशनल बिहेवियर देने लग जाता है, ठीक है, कि ये हो जाएगा, इससे ये हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इस चीज़ को लेना ही नहीं चाहिए, तो वो उस पर एक स्ट्रेस है क्योंकि वो खाना चाह रहा है लेकिन वो नहीं खा पा रहा है, तो वो उसको क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, अपने मन को समझाने वाली बात है, ठीक है। तो वो है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, और मन को भी क्या समझा रहा है, साइंटिफिक फैक्ट से समझा रहा है कि ऐसे ऐसे हो जाएगा तो छोड़ दो भाई इस चीज़ को, ठीक है, तो वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन है। प्रोजेक्शन क्या होता है, जब दूसरों पे हम जो है प्रोजेक्ट करते हैं, वो प्रोजेक्शन है। देन डिस्प्लेसमेंट, मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक जगह पे ना करके हम दूसरे पे डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी चीज़ को, वो डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पे इंटेलेक्चुअलाइजेशन है ये, ठीक है, क्योंकि वो क्या है कि मन को समझा रहा है किसी मतलब साइंटिफिक फैक्ट और थॉट देके किसी भी प्रोसेस के बारे में। The next incident of child molestation often are revealed years later when the victim is an adult. Which defense mechanism reflect the situation? चाइल्ड मोलेस्टेशन होता है जनरली उस टाइम पे बच्चे जो क्या करते हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म अपना लेते हैं जिससे कि वो अपने अंदर ही उस चीज़ को दबा लेते हैं, और जब बड़े होके कोई सेम सिचुएशन उनके सामने आती है या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आता है तब वो जो है बाहर निकलती हैं वो फीलिंग्स। तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको रिप्रेशन बोलते हैं, कि जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं उस टाइम की, वो क्या कर देता है, रिप्रेस कर देता है, दबा देता है अंदर, और जब बड़ा होके क्या है कि सेम किसी कंडीशन के से सामना हो गया है तो वो फीलिंग्स जो है वो बाहर निकल रही हैं, ठीक है, तो दिस इज रिप्रेशन। आइसोलेशन क्या होता है कि आइसोलेशन में पेशेंट क्या करता है कि खुद की फीलिंग्स और थॉट्स को आइसोलेट कर देता है। जैसे कि अगर एक रेप विक्टिम से पूछते हैं उसके इंसिडेंट्स के बारे में तो वो पूरा इंसिडेंट्स नरेट कर रही है विदाउट शोइंग एनी जो है कोई भी इमोशन शो करने के बिना, तो वो होता है आइसोलेशन। रिग्रेशन होता है कि जब वो क्या करता है कि जैसे एक किसी बच्चे की सर्जरी हुई है, वो कल मैंने क्वेश्चन कराया था, 6 साल का बच्चा है और अब वो थंब सकिंग करने लग गया, तो वो रिग्रेशन है जब वो अपने से छोटी एज के बिहेवियर में चला जाता है, वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। इंट्रोजेक्शन का मतलब होता है जब हम किसी के वैल्यूज़ और थॉट्स को अपने आप में इनकलकेट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोजेक्शन। यहाँ पे ये रिप्रेशन है, ठीक है, तो बी राइट आंसर होगा। Next, an older adult tells the nurse, I regret many of the choices I made during my life. Which of the Erickson's development conflict does the nurse identify? एक ओल्डर अडल्ट है जो कि बोल रहा है कि मैंने बहुत सारी चॉइसेस को रिग्रेट किया है अपनी लाइफ में जो मैंने ली हैं। कौन सी डेवलपमेंटल स्टेट है? ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, देन बी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, सी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, एंड डी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। यहाँ पे ये ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर है। अगर वो जो है अपनी चॉइसेस से संतुष्ट होता है तो वो उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है, तो वो ईगो इंटीग्रिटी होती है। अदरवाइज जो है अगर वो अपने डिसीजंस अपनी चॉइसेस से नहीं होता है तो वो निराशा वाली स्टेज में चला जाता है जिसको बोलते हैं डिस्पेयर। यहाँ पे वो वही चीज़ शो कर रहा है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये ओल्डर अडल्ट्स में होता है, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये जनरली जो है एडोलेसेंट्स में होता है। एडोलेसेंट एक ऐसी एज है जहाँ पे वो अपना रोल ढूंढते हैं कि हम फॉर एग्जांपल कि वो देखते हैं हमें क्या बनना है। अगर उनको एक प्रॉपर जो चैनल मिल जाता है तो वो एक आइडेंटिटी मिल जाती है सेल्फ की, अदरवाइज जो है रोल कन्फ्यूजन ही रहता है उन्हें हमेशा, ठीक है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये मिडल अडल्टहुड की बात है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या करें, ठीक है। या तो जो है कई लोग अपने दिमाग को बहुत मतलब कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाते हैं, अदरवाइज एक स्टैग्नेशन वाली कंडीशन आ जाती है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ये टोडलर वाली कंडीशन में होता है। टोडलर जो होते हैं वो एक्टिविटी अपने आप से करना चाहते हैं, अगर उनको एनकरेज करा जाता है तो एक ऑटोनॉमी आती है, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी कि मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज एक सेंस ऑफ शेम डेवलप होती है कि मैं क्या मैं ये भी नहीं कर सकता। तो ये जो है एरिक्सन ने डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेट्स दी थी, यहाँ पे
ओल्डर अडल्टहुड की बात है तो ये है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। नेक्स्ट, बिफोर डिस्चार्ज ऑफ एन एंशियस क्लाइंट द नर्स शुड टीच द फैमिली दैट एंग्जाइटी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज। एंग्जाइटी क्या होता है? ऑप्शन ए, टोटली यूनिक फीलिंग, यूनिक कुछ नहीं है एंग्जाइटी में, सबको होती है। फियर स्पेशली रिलेटेड टू टोटल एनवायरनमेंट, देन कॉन्शियसली मोटिवेटेड एक्शन थॉट्स, अ पैटर्न ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियर रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। इसको बोलते हैं एंग्जाइटी, कि जब हमारा जो स्ट्रेस के लिए हमारे जो बिहेवियरल रेस्पॉन्स हैं उनका जो पैटर्न है, ये एक पैटर्न है स्ट्रेस के, हम स्ट्रेस से कैसे डील करते हैं, एंग्जाइटी से डील करते हैं, किस तरीके से डील करते हैं, तो वो एक हमारा डीलिंग पैटर्न है, तो ये डी करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, व्हाट इज द रियलिस्टिक इनिशियल इंटरवेंशन। जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, बहुत ही अपने रिलेशनशिप में क्या होते हैं कि उनको बाउंड्री ही नहीं पता है कि किसी पर्सन से किस रिस्पेक्ट से डील करना है, किसी को कुछ हार्म नहीं करना है, वो बाउंड्री जानना जरूरी है उनके लिए। तो इनिशियल इंटरवेंशन रहेगा एस्टेब्लिश क्लियर बाउंड्री। अगर कोई नर्स जो है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से के साथ डील करती है तो एक क्लियर बाउंड्री पेशेंट को बता देनी है कि हमारा रिलेशन ये रहेगा कि मैं तुम्हें दवाई देने आऊँगी, तुम्हें जो है अच्छे से दवाई लेनी होगी, ताकि वो जो है एक्सट्रीम वाली कंडीशन में ये पेशेंट ना जाए। तो ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जो है रियलिस्टिक इनिशियल इंटरवेंशन रहती है कि एस्टेब्लिश करनी है कि बाउंड्रीज क्या हैं, एक्सप्लोर जॉब पॉसिबिलिटी विद द नर्स। ये जब बाउंड्री डिसाइड हो जाएगी उसके बाद जो है जॉब पॉसिबिलिटी वो भी वो नर्स उसको बता देगी, लेकिन जो इनिशियल है वो है बाउंड्री। इनिशियल डिस्कशन ऑफ द फीलिंग ऑफ बीइंग विक्टिमाइज्ड। इनको लगता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को कि वो विक्टिम है हर चीज़ में, हर जो बुरी चीज़ है वो उन्हीं के साथ हो रही है, तो उनको ऐसी इनिशिएट इस डिस्कशन में लाना ही नहीं है, अदरवाइज तो पता नहीं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। तो वो विक्टिम ऑलरेडी हमेशा लगता है कि वो मैं विक्टिम हूँ उस कंडीशन का, तो ये नहीं करना है। स्पेंड 1 आवर ट्वाइस अ डे, इतना लंबा टाइम इनकी अटेंशन नहीं होती है, तो ये जो है व्यर्थ बात है। तो जो सबसे इनिशियल चीज़ है कि क्लियर बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करके आगे जो है ट्रीटमेंट को इनिशिएट करना है। ए, A 44-year-old client is unable to function since her husband asked for divorce 2 weeks ago. उसके हस्बैंड ने डाइवोर्स मांगा है। She is brought to crisis intervention के लिए लाया गया है। कौन सा क्राइसिस है ये? सोशल, सिचुएशनल, मैचुरेशनल और डेवलपमेंटल। सोशल क्राइसिस होता है कि जब हमारी सोशल लाइफ हैम्पर होती है, जैसे कोई अर्थक्वेक हो गया, या फिर कोविड-19 इज़ द बेस्ट एग्जांपल जहाँ पे सोशल क्राइसिस था कि हमारी सोशल लाइफ हैम्पर हो गई थी। वहाँ सिचुएशनल क्राइसिस भी था कि हमारी पर्सनल लाइफ जो है कुछ टाइम बिंग के लिए जो हैम्पर हुई थी। यहाँ पे ये सोशल क्राइसिस नहीं है, ये सिचुएशनल क्राइसिस है कि एक सिचुएशन आई है उसके सामने कि उसके हस्बैंड ने डाइवोर्स मांगा, जिसके चलते उसको क्या हुआ है, स्ट्रेस हुआ है, तो क्राइसिस के लिए उसको लाया गया है। ठीक है। मैच्योरेशनल और डेवलपमेंटल होता है जब हम जनरली मैरिज के बाद या बेबी होने के बाद जब हम एक स्टेज से जो दूसरी स्टेट में जाते हैं, ठीक है, अगर शादी हो गई है तो अब हमारी और जिम्मेवारियां हैं, ये है, उस टाइम पे जो क्राइसिस होता है उसको बोलते हैं मैच्योरेशनल या डेवलपमेंटल क्राइसिस। जब हम एक फेज से दूसरे फेज में ट्रैवल करते हैं और उस टाइम पे होने वाले क्राइसिस को ये बोलते हैं। यहाँ पे एक क्राइसिस है सिचुएशनल क्राइसिस, बी। A depressed client who has been prescribed tricyclic antidepressant, how long should the nurse inform the client it will take before noticing a significant change in depression? Tricyclic antidepressants दे रहे हैं। Tricyclic antidepressants क्या करते हैं, सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन के लेवल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं ताकि वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट, अगर ये दो एक्सॉन्स की बात है तो ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है यहाँ पे इसके लेवल को बढ़ा देते हैं ताकि जो डिप्रेशन वाले सिम्टम्स हैं वो थोड़े रिलीव हो सके। तो ये इनका एक्शन आने में जनरली 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। जब तक ये पीक करते हैं उस टाइम तक हो सकता है कि पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट के साइन ना आए, तो ये घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि इनका जो एक्शन है वो इस टाइम पे ही आता है 2 से 4 हफ्ते में। सो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्लाइंट इन हाइपरएक्टिव फेज ऑफ मूड डिसऑर्डर बाइपोलर टाइप रिसीविंग लिथियम मिल रहा है उसको, तो ब्लड लेवल 1.8 है। कौन सा अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन है?
1.8 क्या इंडिकेट कर रहा है, लिथियम टॉक्सिसिटी। जनरली क्या होता है 1.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर क्रॉनिक वाले केस में अप टू 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर भी ये होता है। लेकिन ये 1.8 तो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा लेवल है, टॉक्सिसिटी शो कर रहा है। तो अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, कंटिन्यू द यूजुअल डोज, कंटिन्यू नहीं करना है। डिसकंटिन्यू द ड्रग, डिसकंटिन्यू भी खुद नहीं करना है, ठीक है। आस्क द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू इंक्रीज द डोज ऑफ लिथियम, इंक्रीज तो नहीं करना है क्योंकि पहले टॉक्सिसिटी है, ये रहेगा। होल्ड करना है कुछ टाइम के लिए, नोटिफाई करना है, और इमीडिएटली क्योंकि ये क्या है, टॉक्सिक हो सकते हैं, तो जो है होल्ड करके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है फर्दर मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर 6 वीक्स ECT ट्रीटमेंट होना है, कौन सी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। जो ECT है एंड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, उसमें क्या है, शॉक दिया जाता है ब्रेन में, ताकि जो सीवियर डिप्रेशन, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, उनके सिम्टम्स क्या हो सके, रिलीव हो सके। तो कौन सा जो है इम्पॉर्टेंट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है, प्रोविजन ऑफ टायरामिन फ्री मील्स। टायरामिन फ्री मील्स तो किस में देते हैं, MAOI में देते हैं, इसमें नहीं दिया जाता है, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ एक्सपोजर टू द सन, सन का भी इसमें कोई रोल नहीं होता है। मेंटेनेंस ऑफ स्टडी सोडियम इंटेक, ये भी नहीं रहता है, ठीक है। देन एलिमिनेशन ऑफ बेंजोडाइजेपाइन, ये ऑप्शन रहेगा। जो बेंजोडाइजेपाइंस क्या होते हैं, सिडेटिव्स होते हैं, और सिडेटिव्स अगर दे दिए हैं तो ब्रेन क्या है, हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। नाइट टाइम में दिए हैं, सुबह तक भी ब्रेन क्या रहेगा, रिलैक्स्ड मोड में रहेगा, तो जो करंट की थ्रेशोल्ड है वो बढ़ा देगा, ठीक है। तो जो करंट जो करंट हमें सप्लाई करना था, अब उसका जो लेवल है ब्रेन का, वो क्या हो गया, बढ़ गया है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए सिडेटिव वाली ये चीज़ें पेशेंट को नहीं दी जाती प्रायर टू द नाइट टाइम सिडेशन, जो है वो नहीं दी जाती, क्योंकि ये वाला बेंजोडाइजेपाइंस क्या करते हैं, जो करंट थ्रेशोल्ड है उसको इंक्रीज कर देते हैं ब्रेन में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Then next, a healthcare provider prescribe haloperidol for a client. What should the nurse teach the client to avoid while taking this medication? हेलोपेरिडोल से क्या होता है, सनबर्न होता है, ठीक है। ये एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है, इसका साइड इफेक्ट है ये कि ये सनबर्न करता है, स्किन को पूरा जला देता है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है धूप में जाने के लिए अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, ताकि जो है सनबर्न वाली कंडीशन को अवॉइड किया जा सके। सो बी इज द करेक्ट आंसर। A client is educating, nurse is educating a client who is taking clozapine with paranoid schizophrenia. What should the nurse emphasize about the side effect of clozapine? क्लोजापिन का साइड इफेक्ट है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस कॉज करता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। क्लोजापिन से आता है, क्या होता है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस होता है, जहाँ पे एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट जो है, ANC काउंट, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट 100 जो है 100 और 100 से भी कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं पेशेंट को। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, क्योंकि इन्फेक्शन से क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर एज अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के तौर पे बढ़ता है। तो सी ऑप्शन रहेगा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, क्योंकि एक ग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और इन्फेक्शन होने का फर्स्ट साइन क्या है कि फीवर आ रहा है। सो सी, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर। Next, a nurse is teaching a medication education group about side effect of medication. Which drug will cause a heightened skin reaction to sunlight? Sunlight से कौन सी ड्रग जो है स्किन रिएक्शन कॉज करेगा? क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल, ये जो है सीवियर स्किन बर्न कॉज करते हैं, तो इनको जो है सनलाइट में जाने से अवॉइड करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। सो डी, क्लोरप्रोमाजीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a nurse is teaching parent of the client with attention deficit hyperactivity disorder. What should the nurse include as most frequently prescribed medication for this disorder? ADHD है बच्चे को। ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत कूदते फांदते रहते हैं, उनको यही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं और उसका अंजाम क्या होगा, गिरते हैं, चोट लगवाते हैं बहुत, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो डोपामिन के लेवल हैं वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण जनरली देखा गया है कि ADHD कॉज होता है।
तो कौन सी मेडिकेशन इसमें प्रेस्क्राइब करते हैं? लोराज़ेपाम सिडेटिव नहीं देंगे, हेलोपेरिडोल नहीं देना है क्योंकि ये साइकोसिस नहीं है, एंटीसाइकोटिक ड्रग क्यों देना है? मीथाकार्बोमोल क्या होता है? एक मसल रिलैक्सेंट होता है। तो अगर आपको सही आंसर नहीं भी पता है तो आपको ये जनरली यूज ड्रग्स है, गलत आंसर पता है तो सही जो है ऑटोमेटिकली पता लग गया है कि ये रिटेलिन है। ये डोपामिन जो लेवल है और एसिटाइल कोलिन जो लेवल है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, तो इस तरीके से वर्क करता है। तो ये ड्रग जो है मोस्टली ADHD में दिया जाता है, रिटेलिन। अ नर्स इज कंडक्टिंग मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रही है ओल्डर क्लाइंट पे। व्हाट शुड द नर्स आस्क द क्लाइंट टू डू व्हेन टेस्टिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी? शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब क्या है कि जो इमीडिएट चीज़ हुई हैं उनके बारे में कुछ पूछ लिया तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसी है। सब्ट्रैक्ट सीरियल 7 ये शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है, ये मैथमेटिकल मेमोरी कोई देख रहे हैं। कॉपी वन सिंपल ज्योमेट्रिक फिगर, ये भी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है। नेम टू कॉमन ऑब्जेक्ट व्हेन द नर्स पॉइंट टू देम, ये भी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है। ठीक है, ये तो जनरली उसका ओरिएंटेशन चेक कर रहे हैं। ये है कि स्टेट 3 रैंडम वर्ड्स, कि अभी जो बोला गया है उसके कोई भी 3 रैंडम वर्ड जो है पेशेंट से पूछ लिया, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो इंटैक्ट है। Next, a client with Misthenia gravis has been receiving neostigmin and ask about its action. Misthenia gravis है पेशेंट को, ठीक है, तो कौन सा इन्फॉर्मेशन जो है नर्स कंसिडर करेगी व्हेन फॉर्मुलेटिंग अ रिस्पॉन्स? मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि जो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन जनरली अगर ये हमारी स्केलेटल मसल है तो इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उन पे आके क्या होता है, बाइंड होता है और मसल्स की जो एक्शंस है, मसल्स की मूवमेंट है, मसल की स्ट्रेंथ है, उसको बिल्ड करने में मसल्स के जो एक्शंस हैं पुलिंग पुशिंग वो सारे करने में हेल्प करता है। अब मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जहाँ पे ये जो रिसेप्टर्स है ना इनको डैमेज कर देता है ये, ठीक है। तो जब रिसेप्टर्स डैमेज होते हैं तो एसिटाइल कोलिन क्या है कि वो बाइंड नहीं कर पाता ढंग से स्केलेटल मसल्स के साथ, और जब बाइंड नहीं कर पाता है तो वो क्या है कि स्केलेटल मसल वीकनेस, ये सारी चीज़ें, मस्कुलर वीकनेस जो है, पूरा सिस्टमिक मस्कुलर वीकनेस, ये सारी चीज़ें मिस्थेनिया ग्रेविस में देखने को मिलती हैं। तो नियोस्टिग्मिन दे रहे हैं, इसका क्या एक्शन है? इसका एक्शन है ब्लॉक करता है एक्शन ऑफ कोलिनिस्ट्रेज, कि ये जो डैमेज हो रहा है उसके एक्शन को ब्लॉक करता है ताकि ACH जो है वो बाइंड कर सके, एंटी कोलिनर्जिक जो एक्टिविटीज़ है वो हो सके और जो स्केलेटल मसल्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। तो B इज़ द करेक्ट आंसर, ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ कोलिनिस्ट्रेज। Then when helping a client with Parkinsonian disease to ambulant, what instruction should the nurse give the client? अगर पार्किंसोनियन है, पार्किंसोनियन में क्या होता है, ट्रेमर्स होते हैं, ब्रेडिकाइनेजिया होता है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मस्कुलर रिजिडिटी, ट्रेमर्स, ब्रेडिकाइनेजिया, ये सिम्टम्स होते हैं पार्किंसोनियन के। पार्किंसोनियन होता क्यों है? क्योंकि जो बेसल गैंग्लिया है, सबस्टेंशिया नाइग्रा है, उसमें जो डोपामिन स्टोर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, डोपामिन स्टोर्स डैमेज हो जाते हैं। तो डोपामिन जब नहीं प्रोड्यूस हो पाता या जब वो प्रॉपर पाथवे नहीं फॉलो कर पाता, उसकी वजह से क्या होता है, पार्किंसोनियन होता है। वही रिजिडिटी, ट्रेमर्स, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसे पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करना है? हेजिटेट बिटवीन स्टेप्स, ये तो करते हैं कि आराम आराम से चलना है, ठीक है, बहुत फास्ट नहीं चलना है। रेस्ट व्हेन ट्रेमर्स आर एक्सपीरियंस, ये भी करने को बोलते हैं कि जब ट्रेमर आ रहे हैं तो रेस्ट करना है। कीप आर्म्स क्लोज टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी बोलते हैं ताकि चलने में हेल्प मिल सके। अवॉइड लीनिंग फॉरवर्ड, ये नहीं बोलना है, आगे की तरफ नहीं झुक के चलना है, अदरवाइज जो है पेशेंट को फॉल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो बैलेंस नहीं बना पाता है। तो ये ए करेक्ट आंसर रहेगा, पेशेंट को इस तरीके से एम्बुलेट नहीं करवाना है। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद पार्किंसोनियन एंड आस्क्ड द नर्स व्हाट कॉज द डिजीज, ऑन विच अंडरलाइंग पैथोलॉजी डज द नर्स बेस अ रेस्पॉन्स। मैंने बताया कि क्या होता है कि जो बेसल गैंग्लिया है, सबस्टेंशिया नाइग्रा है, वहाँ पे डोपामिन के जो स्टोर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं ब्रेन में, ठीक है, जिससे वजह से डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, और कम भी हो जाता है, प्लस वो अपना पाथवे भी नॉर्मल नहीं फॉलो कर पाता, जिसकी वजह से पार्किंसोनियन होता है। तो डोपामिन जो है वो रोल प्ले करता है।
कौन सा ड्रग देते हैं इसमें? लीवोडोपा जो है वो दिया जाता है डोपामिन लेवल को रिस्टोर करने के लिए, थोड़ा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ कारण क्या है? डीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ बेसल गैंग्लिया, जो कि डोपामिन प्रोड्यूस कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे। नेक्स्ट, विच इंडिकेटर डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग अ पेशेंट एडमिटेड विद हर्निएटेड लंबर डिस्क जो है उसका हर्निएशन है, तो क्या होगा? बावल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस ये नहीं होता है जनरली। पैरालिसिस ऑफ बोथ एक्सट्रीमिटी, वीकनेस होता है लेकिन पैरालिसिस नहीं होता है। ओवरग्रोथ ऑफ टिश्यू ऑन द बैक साइड, ये जनरली नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है। पेन रेडिएटिंग, ये होता है क्योंकि शियाटिका नर्व जो है वो दब रही है, जिसकी वजह से हिप्स और लेग्स में पेन की कंप्लेंट पेशेंट करता है। सो ए इज द राइट आंसर। Next, a nurse should expect a client with spinal cord injury to have some spasticity of lower extremity. What should the nurse include in plan of care to prevent the development of lower extremity contracture? कॉन्ट्रैक्चर्स कब बनते हैं? जब प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं होती। कॉन्ट्रैक्चर्स का क्या मतलब है? जुड़ जाते हैं, एक तरीके से जो जुड़ाव हो जाता है, वो कब होता है? जब पोजीशनिंग ठीक नहीं हो पाती। तो इन पेशेंट में क्या करना है? डीप मसाज किसी भी बेड रिडन पेशेंट में नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या हो सकता है? थ्रम्बस को डिसलॉज कर सकता है। ठीक है, एक्टिव एक्सरसाइजेज ये पेशेंट नहीं कर सकते हैं। टिल्ट बोर्ड जनरली हम जब बोन वीकनेस होती है उस केस में हम करते हैं बोन की स्ट्रेंथ को, या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में, इसमें नहीं करते हैं। प्रॉपर पोजीशनिंग करनी है ताकि कॉन्ट्रैक्चर्स जो है एक जगह इकट्ठा होकर कॉन्ट्रैक्चर्स फॉर्म ना हो। नेक्स्ट, अ nurse is caring for a client with indwelling urinary catheter. What is the most important action for the nurse to implement when irrigating the bladder? अब यूरिनरी कैथेटर ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। तो जिसको इंडवेलिंग कैथेटर है उसको एज अ स्टेराइल प्रोसीजर ट्रीट करना है। जब हम उसको इरिगेट करते हैं, सारे स्टेराइल इक्विपमेंट्स करने हैं, हमें एक्सटर्नल कोई इन्फेक्शन पेशेंट को नहीं देना है। सो ए राइट आंसर रहेगा कि यूज स्टेराइल इक्विपमेंट्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन के लिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। आई विल एड्रेस योर क्वेरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने जैसे बच्चों में जो तैयारी कर रहे हैं, प्लस नॉर्सेट 6 और 7 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उनके लिए भी हैं ये वीडियोस। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।